हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर सेकंड और इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरियस कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ बेसिक मीनिंग शेयर किया था अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। और मैंने आपके साथ कुछ फीचर्स भी डिस्कस किया था अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का। सॉरी, बस अकाउंटिंग का मैंने फीचर्स आपके साथ डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ बेसिक मीनिंग बताऊंगा प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशन का। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ, वो लेक्चर अपलोडेड है, उसे देख कर आओ, फिर इस लेक्चर को देखना। मैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें कवर करूंगा और वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अगर आप इतना कवर कर लेते हो और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इनफ है, सफिशियंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम गैप्स भी बोलते हैं। क्या होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट आपके लिए लिख रखा है। इसे मैं समझाऊंगा कि क्या होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस। क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ये रूल है और गाइडलाइंस है। किसके लिए रूल और गाइडलाइंस है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये रूल्स और गाइडलाइंस है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, ये किसके लिए रूल है? अकाउंटिंग के लिए। अब अकाउंटिंग के अंदर आते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शंस। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें ये बताता है कि कैसे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करने हैं, रिपोर्ट करने हैं, समराइज करने हैं। इससे क्या होगा? हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो ये सिंपली कह सकते हो हमारे एंड पे जो बैलेंस शीट्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, ये सब जब हम तैयार करते हैं उसी को हम नाम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार होता है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी लाना ही मेन मकसद होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्ट एक रूल है, गाइडलाइन है हमारे अकाउंटिंग के लिए। ये हमें बताता है कि कैसे हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब समानता आएगी। आई होप आपको इतना बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिफर्स टू द रूल्स or guidelines adopted for recording the transactions in order to bring uniformity in the preparations of financial statement। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर रिवाइंड करके एक बार वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने टाइप होते हैं, ये सब मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस मैंने आप लोग के लिए लिख रखा है, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके डिफरेंट क्लासिफिकेशन। इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रॉपरली देखा जाए तो तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे फर्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को एजम्पशंस भी बोलते हैं। दूसरा है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और तीसरा है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये तीन चीज इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हमने सबसे पहले देखा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेसिक मतलब क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। तो सबसे पहले हमें कवर करना होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एजम्पशंस के बारे में। अब देखो, ये कंसेप्ट्स जो है, इसका यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूं मैं। ये क्या है? ये हमारे नेसेसरी एजम्पशंस हैं जो कि हमें लेकर चलने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। नेसेसरी एजम्पशंस। राइटिंग गंदा है यहाँ पे, लेकिन इग्नोर कर सकते हो आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो इस एजम्पशंस को मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? इसे मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने उन सारे पॉइंट्स को लिख रखा है जो कि रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि जो हमारा बिजनेस है,
ठीक है, और जो उस बिजनेस के ओनर है, क्या यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है आपको, बिजनेस और ओनर, इन दोनों को हम अलग ट्रीट करेंगे, सेपरेट रखेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम दोनों के अकाउंट्स एक साथ बना रहे हो, दोनों ही अलग हैं, सेपरेट हमें मानकर चलना है। सो सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है, अ बिजनेस एंड इट्स ओनर शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एज फार देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जब भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, हमें उन दोनों को अलग ट्रीट करना होगा। अ बिजनेस एंड इट्स ओनर शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, दोनों ही अलग अलग होंगे, दोनों को हमें एक साथ लेकर नहीं चलना होगा। फिर यहाँ पे ये बोला गया है, बिजनेस यूनिट इज कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट यूनिट। बिजनेस यूनिट डिफरेंट है, डिफरेंट यूनिट है अपने ओनर से। बस यही है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब। आपको बस इतना याद रखना है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों ही अलग हैं, दोनों को हमें सेपरेटली शो करना होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाम से ही समझो मनी, मनी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बोला गया है, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम बस मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड में लेंगे। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कल आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग में वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, मनी नेचर के हों, पे पैसे हम ये बोल सकते हैं ना। सो यहाँ पे इस कंसेप्ट में ये बोला गया है कि जो हमारा बिजनेस है, वो वैसे ट्रांजैक्शंस को उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी के टर्म में हो, और जो भी अलग ट्रांजैक्शंस है जो मनी के टर्म्स में ना हो, उनको हम सेपरेटली शो करेंगे, अलग शो करेंगे। और वैसे ट्रांजैक्शंस जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं, मतलब जो मनी के टर्म्स में नहीं है, उनको हम सेपरेट शो करेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में यही बस बोला गया है कि जो कि मनी के टर्म्स में हो, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है तीसरा यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? इसमें सिंपली ये बोला गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर कि एक बिजनेस का जो लाइफ होता है वो इनडिफिनिट होता है, इनफिनाइट होता है, हम ये कह सकते हैं। आप उसे स्टार्टिंग से डिफाइन नहीं कर सकते हो कि मेरा बिजनेस बस 5 साल के लिए चलेगा, 10 साल के लिए चलेगा। वो इनडिफिनिट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए होता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने जो कमिटमेंट लिया था, आपने ऑब्लिगेशन लिया था, आप उस कमिटमेंट को पूरा करोगे, उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करोगे। आप फोर्सफुली अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं करोगे। बस यही बोलता है कौन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो एक बार ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन अकाउंटिंग अ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम एंड कैरी आउट इट्स कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये उम्मीद किया जाता है कि एक बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा हम स्टार्टिंग से ही उम्मीद नहीं लगा लेते हैं कि 5 साल बाद हम अपने बिजनेस को शट डाउन कर देंगे, शटर गिरा के निकाल लेंगे। ऐसा तो हम नहीं ना करके चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम बिजनेस सेटअप किए हैं, एंटिटी खोले हैं, तो उसे हम बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, ये हम सोच कर चलते हैं। तो सिंपली इस कंसेप्ट के अंदर, इस assumptions के अंदर यही बोला गया है। अब देखो, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंसेप्ट्स जो आपके साथ, ये बेसिक assumptions है जो कि हमें मानकर चलते हैं, मानकर चलने पड़ते हैं। जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें हमें ये मानकर चलना पड़ता है कि हमारा बिजनेस और ओनर अलग है। मनी मेजरमेंट में क्या मानकर चलना पड़ता है, हम बस मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमें क्या मानकर चलना होता है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। वैसे ही जो हमारा लास्ट है, लास्ट कंसेप्ट जो है हमारा फोर्थ, इसमें क्या बोला गया, अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। क्या है अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट? अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं, तो इसमें ये बोला गया है कि बिजनेस जो है उसका एक पीरियड होगा, एक साइकिल होगा, एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि वो 1 साल के लिए अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में लेकर चलेंगे, मतलब 1 साल का टेन्योर पे बनाएंगे, या फिर वीक मंथली बनाएंगे, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे। तो ऐसे ईयर, ऐसे टेन्योर को, ऐसे पीरियड को बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। ईच बिजनेस चूज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हर एक बिजनेस को एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चुनना होगा अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप 1 साल के लिए रिकॉर्ड करोगे, ठीक है,
या फिर मंथली बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग प्रोसेसेस को। तो बस यही बोला गया है इस 4 कंसेप्ट के अंदर। तो अभी तक हमने बेसिक 4 आपके साथ कंसेप्ट्स डिस्कस किए, जिसके अंदर कौन-कौन से कंसेप्ट थे। सबसे फर्स्ट हमारा था, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट हमारा रहा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा हमारा रहा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और फोर्थ हमारा है अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। आई होप आपको ये 4 बेसिक एजम्पशंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूं, जो कि है हमारा कौन सा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसे, वैसे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारा आज का दूसरा टॉपिक क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके अंदर हम कुछ बेसिक 4-5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी होंगे। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि उन्हें समझाया ही गलत तरीके से जाता है। बहुत सारे लेंदी लेंदी पैसेज लिख दिए जाते हैं, स्टेटमेंट लिख दिए जाते हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स बता दिया जाता है। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ मेन पॉइंटर्स निकाल के यहाँ पे रखे हैं, जिसे आप देखते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल? सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट ये याद रखो, ये किस पे बेस्ड है, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस पे। प्रीवियस स्लाइड में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता क्या है। इसमें हमने ये देखा था कि एक बिजनेस का पीरियड जो होगा वो इंडेफिनिट होगा। पहले से कोई एजम्पशन सेट करके नहीं चलेंगे कि हम इसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बंद कर देंगे। ये हमें एजम्पशन नहीं लेना होता था। ठीक, तो अब देखो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, इसमें ये बोला गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होंगे। क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट? इसे हाईलाइट कर देता हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसके अंदर आपके परचेज प्राइस भी आएंगे और जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं उस एसेट को लाने में, उस एसेट्स को यूज में लेने में, उन सबको हम लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक मशीन परचेज किया है 50,000 का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दे देता हूँ, अपने डेली यूज के प्रोडक्ट्स का, वॉशिंग मशीन का। अगर आपने ये वॉशिंग मशीन परचेज किया है, तो आप जब परचेज करके लाओगे तो आपको इस मशीन को इंस्टॉल भी करना पड़ता है। मान लो अगर आप 50,000 का मशीन है और आपको 1500 इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस लग रहे हैं, तो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उस मशीन का वो होगा 51,500। इसी को नाम दिया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसमें ये बोला गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उससे उसके एक्चुअल कॉस्ट, उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा प्रिंसिपल है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, इसे हम देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट एवरी एंट्री ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड in a given period, an equal expenses entry has to be recorded for correctly calculating profit or loss in a given period। बैचिंग प्रिंसिपल में ये बोला गया है, सिंपली अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे लिख के, एक मिनट। मैचिंग प्रिंसिपल में सिंपली ये बोला गया है कि हमें अपने रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के इक्वल शो करना होगा। अब ऐसा नहीं कि टोटल मैं रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिंपली जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हम होंगे, हमारे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, वो इक्वल होने चाहिए किसके, एक्सपेंसेस एंट्री के। यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, रिकॉर्डेड एवरी एंट्री ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन अ गिवन पीरियड एंड इक्वल एक्सपेंसेस एंट्री हैज टू बी रिकॉर्डेड। जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होंगे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उतने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इससे हमें एक एग्जैक्ट, हमें एक प्रॉपर बेस मिल जाएगा हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में, कि कितने हमारे प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो सिंपली मैचिंग प्रिंसिपल यही बोलता है
कि जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होंगे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उतने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होने चाहिए। मैचिंग इसीलिए नाम दिया गया है कि दोनों इक्वल हो। थर्ड यहाँ पे मैं बात करूं जो कि है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, बहुत ही इजी है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक एंट्री का दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये बोलता है जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक एस्पेक्ट होगा डेबिट, एक दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। बस सिंपल ये मतलब है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का। फॉर एवरी क्रेडिट अ करस्पॉन्डिंग डेबिट इज मेड, हर जो क्रेडिट आप करोगे उसका एक डेबिट भी होना चाहिए। आगे देखता हूं, आगे यहाँ पे बताया गया रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल को रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सिंपली अगर मैं बताऊं तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, ये जनरली मैचिंग प्रिंसिपल से रिलेट कहीं ना कहीं करता है। ये हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है हमारे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक बेस और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है हमारे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है, तो इसका सिंपल आंसर है जब वो रियलाइज होता है। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो रियलाइज कब होता है, तो वो रियलाइज कब होगा, जब उस गुड्स का ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो है वो एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। ये किससे रिलेटेड है, मैचिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा था कि रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू क्या होता है, मतलब रिकॉग्नाइज कब होता है रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगा जब वो रियलाइज हो जाएगा। अब रियलाइज कब होगा, जब उस पर्टिकुलर एसेट का ओनरशिप ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा किसको, बायर को, और इस बायर को अमाउंट पे करना होगा, वो लायबल हो जाएगा अमाउंट पे करने के लिए। देखो अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो आपको उस एसेट का अमाउंट भी पे करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको सेलर वो फ्री में दे देगा। तो रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जब वो रियलाइज हो जाएगा। जब आपका एसेट रियलाइज हुआ, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया बायर को, बायर ने आपको पैसे दे दिए, तो मतलब आपके पास रेवेन्यू आ गए ना। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है कि रेवेन्यू आपके पास पैसे आ रहे हैं। अब अगर आप कोई एसेट बेचोगे, एसेट बेच रहे हो, अगर चलो मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेकेंड हैंड बाइक का। अगर आप बाइक बेच रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर करोगे ना। उस वो जो सेकंड ओनर होगा आपका, आप सबसे पहले ये आपके नाम पे बाइक है। अब जो इस इंसान को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इसके नाम पे वो गाड़ी करना होगा। तो जब इसके नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगा वो पैसे आपको दे देगा। मतलब आप कौन हो, ये हो आप, आपको उसने पैसे दे दिए, तो आपके पास पैसे आ गए, मतलब आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, आपका एसेट रियलाइज हो गया। तो सिंपली यही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। याद क्या रखना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। टोटल हमें 4 प्रिंसिपल्स इसके अंदर डिस्कस करने थे। अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का, इस वीडियो का, जो कि है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। छोटा सा है, इसमें भी हमें 4 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। देखा जाए तो टोटल हमें 12 पॉइंट्स याद रखने हैं। हमने 4 कंसेप्ट्स डिस्कस किया, 4 प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करा, और 4 कन्वेंशंस अभी डिस्कस करने हैं। सो इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो कन्वेंशंस हैं हमारे पास, उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म। क्या है कंजर्वेटिज्म, ये कन्वेंशन है जिसके अंदर बोला गया है व्हेन टू वैल्यूज ऑफ अ ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल, जब एक ट्रांजैक्शंस के दो वैल्यू होंगे। फॉर एग्जांपल 40,000 और 50,000, यही बोला गया ना इस क्वेश्चन में। जब एक ट्रांजैक्शंस के दो वैल्यू होंगे, उस दो वैल्यू में से हम लोअर वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे दो अमाउंट दिख रहे हैं आपको, इसमें से जो लोअर वैल्यू है वो है 40,000 वाला, ठीक है। तो इसमें से हम लोअर वैल्यू वाले को रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इससे ये बेनिफिट होगा कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो ओवर एस्टिमेट नहीं होगा। मतलब हम एक लॉस के लिए भी प्रोविजन तैयार करके चलेंगे
कि हाँ चलो हमने कम रिकॉर्ड किया, अगर कोई लॉस भी होता है तो वो मेंटेन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि आपके पास 120 रुपए है, ठीक है, लेकिन आप क्या सोचोगे, चलो मेरे पास 100 रुपए ही है, अगर हम 20 रुपए खा भी लेते हैं, कहीं पे उड़ा भी देते हैं, तो हाँ मेरे पास 100 रुपए थे, ये मेरा पहले से माइंड सेट बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म में यही होता है कि व्हेन द टू वैल्यू ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल, जब एक ट्रांजेक्शन के दो वैल्यू होंगे तो उसमें से हम एक पर्टिकुलर लो वैल्यू के ट्रांजेक्शन को चूज कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कभी भी ओवर एस्टिमेटेड नहीं हो पाएगा, और हम एक लॉस के लिए भी प्रोविजन बना के रखेंगे। यहाँ पे मैंने 20 रुपए उड़ाने का एक एग्जांपल दिया, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, आपके पास स्टार्टिंग में 120 रुपए थे, आपने लेकिन मानकर चला 100 रुपए है, 20 रुपए इसमें से गुम हो गए, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोविजन फॉर लॉस हो गया। 20 रुपए की चलो गुम हो गए, हमने तो पहले से माइंड सेट कर लिया था कि हमारे पास 100 ही रुपए थे। ठीक है, तो इसमें कंजर्वेटिज्म में यही बोला गया है। वेरियस बुक में अलग अलग बहुत सारे ब्रॉड डेफिनेशंस दे रखे हैं, ब्रॉड स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया इतना पढ़ लो, काफी है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कंसिस्टेंसी, इसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर दो और बचेंगे उसे भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अब सही है, बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है। कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी के अंदर क्या बोला गया है, कंसिस्टेंसी प्रिस्क्राइब्स द यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम वन पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग साइकिल टू द नेक्स्ट, सो दैट सेम स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सो कंसिस्टेंसी में ये बोला गया है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड में एक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे, सेम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी वही प्रिंसिपल यूज करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हमें इस साल ये प्रिंसिपल यूज करना है, अगले साल दूसरा प्रिंसिपल यूज करना है। अगर मैं इसको आपको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं, अगर आपने में आप लोग कोई भी डेप्रिसिएशन पढ़ रखे हो, तो डेप्रिसिएशन में हम बेसिक दो मेथड जानते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इस पर्टिकुलर ईयर में फाइनेंशियल 2020 में अगर या 2021 में अगर आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यूज कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर भी आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ही यूज करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप इस साल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से निकाल ली अपना डेप्रिसिएशन और नेक्स्ट ईयर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। अब कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कांस्टेंट रहेगा, एक प्रॉपर मैनर में चलेगा। तो हम जो इस साल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, अगले साल भी सेम प्रिंसिपल, वही एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। थर्ड इसमें आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का सिंपली अगर मैं मीनिंग मीनिंग बताऊं, तो इसमें ये बोला गया है जितने भी मटीरियल फैक्ट्स होंगे, मटीरियल फैक्ट्स इन द सेंस कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा होंगे उसे हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करवाएंगे अपने अकाउंटेंट के थ्रू, और जितने भी इनसिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस नहीं होंगे, जो रिलेवेंट नहीं होंगे हमारे अकाउंट हमारे बिजनेस के लिए, उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो मटीरियलिटी में सिंपली ये बोला गया है। कंजर्वेटिज्म का मतलब मैंने बता दिया आपको कि उसमें क्या बोला गया था, कि हमारा जो लोअर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी में ये बोला गया है कि जो इस प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर में यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ईयर में हम यूज कर रहे हैं, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल में भी हम यूज करेंगे। मटेरियलिटी में बोला गया कि जितने भी मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी इनसिग्निफिकेंट डेटाज होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे। लास्ट इसमें हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में क्या बताया गया है, इसे अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। इसमें यह बोला गया है, फुल डिस्क्लोजर इंटेल्स द revelation of all information, both favorable and detrimental to a business enterprise, and which are of material value to the creditors and debtors। बोला गया फुल डिस्क्लोजर में कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उसे आप डिस्क्लोज करोगे, सामने लेकर आओगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। सिंपली अगर कहूँ तो ये बोला गया है कि जितने भी हमारे जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसे हम डिस्क्लोज करेंगे, उसके जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसे हम सामने लाएंगे। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होगा कि जितने भी हमारे प्रोपराइटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये पता चल पाएगा कि हमारा बिजनेस कहाँ पे है, जिसमें हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे वो बिजनेस कहाँ पे है। इसीलिए बोला जा रहा है जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हो, फेवरेबल हो, डिटरमेंटल फैक्ट्स हो एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज के, उन्हें हमें प्रेजेंट करना होगा, उन्हें हमें डिस्क्लोज करना होगा।
यही बस सिंपली फुल डिस्क्लोजर में बोला गया है। तो ये चीज आप याद रखना। टोटल हमने इसमें 4 कन्वेंशंस आपके साथ डिस्कस किए। सबसे फर्स्ट था कंजर्वेटिज्म, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा मटेरियल, चौथा था फुल डिस्क्लोजर। ये लेक्चर यहीं एंड हुआ। मिलेंगे अगले लेक्चर में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी डाउट्स हो उसे लिखना बिल्कुल मत भूलना। आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और स्क्रीन पे भी आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं कोर्स के रिगार्डिंग उसे आप क्लियर कर सकते हो। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।